जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आज एक नए वीडियो में स्वागत है। मेरे दोस्त, आपने पीछे के वीडियो में साइंस की सेल चैप्टर की चर्चा आपने सुनी। सेल में आपने पीछे जो चीज़ें पढ़ी, मुझे उम्मीद है कि आप उसका रिवाइज़ नित्य करते ही आ रहे होंगे। पीछे के चैप्टर में आपने जो-जो पढ़ा, उसे हम आज रिवाइज़ ही करने वाले हैं मेरे दोस्त। पीछे आपने क्या-क्या पढ़ा है, देखिए, पीछे आप सभी ने जो है सेल चैप्टर के बारे में जो-जो पढ़ा है, एक बार हम उसे फास्ट ट्रैक रिवीजन के तौर पर हम आपको बताते हैं। मेरे दोस्त, सबसे पहले आपने पढ़ा कोशिका। कोशिका की खोज हुक ने किया था, रॉबर्ट हुक ने, और उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, वो भी कार्य टिश्यू से। और फिर उसके बाद जीवित कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी, और एंटोनी लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। इन्होंने तालाब के जल से खोज की थी। और सबसे छोटी कोशिका और बड़ी कोशिका। छोटी कोशिका मानव में स्पर्म होता है, बड़ी ओवम अंडाणु जिसे कहते हैं, और सबसे बड़ी ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। फिर मेरे दोस्त, आपने कोशिका के अवयवों के बारे में पढ़ा। उसमें किस प्रकार से कौन-कौन से अवयव भरे होते हैं। फिर आपने उसमें अवयवों में आपने पढ़ा लाइसोसोम के बारे में हमने चर्चा अभी नहीं की। आपने पढ़ा एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम अंतःप्राद्रव्य जालिका। फिर उसके बाद आपने जो है न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा। फिर आपने जो है के बारे में पढ़ा, कोशिका भित्ति के बारे में आपने पढ़ा, कोशिका के प्रकार, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा। और विशेष रूप से आप उसका अध्ययन एक बार ज़रूर कर लें, क्योंकि आप जितना रिवीज़न करेंगे, वह चीज़ें आपके दिमाग में उतनी सेट होती जाएँगी। देखिए, सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी आपने पढ़ा। जीव द्रव्य जीव द्रव्य केंद्रिका द्रव को और कोशिका द्रव को मिलाकर जो है जीव द्रव्य बनता है। इसका नाम पुरकिंजे ने दिया था, और इसे जीव द्रव्य को जीवन का मूलभूत आधार भी कहा था। फिर आपने वैक्यूल्स पढ़ा, रसधानी, और जिसे रिक्तिया भी कहते हैं, जो कि पौधों में सबसे बड़ा होता है और जंतुओं में छोटा होता है, क्योंकि पौधों को जल की आवश्यकता अधिक पड़ती है, इसलिए। फिर उसके बाद आपने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने उसे बायोब्लास्ट कहा था, और इसे माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकर्णिका भी कहते हैं। इन सब के बारे में आपने पढ़ा। अंतःप्रातव्य जालिका, एक होती है अंतःप्रातव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है स्मूथ और रफ। जो स्मूथ होती है वसा का संचय करती है, वसा या चिकनी होती है। फिर उसके बाद यह विषाक्त पदार्थों का भी पाचन कर देती है। और जो रफ खुरदरी होती है, वह खुरदरी होती है, क्योंकि उस पर राइबोसोम के छोटे-छोटे कण होते हैं, इसलिए। फिर आपने पढ़ा गोल्जी बॉडी, गोल्जी का है, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। फिर उसके बाद आप सभी ने पढ़ा लवक, प्लास्टिड, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। हरित लवक, ये ज देखिए, जथा नामे तथा गुणे, जैसे इसका नाम है वैसा इसका गुण है, हरित लवक। देखिए, इसमें हरित लवक जो है क्यों हरा होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है और इसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया भी होती है, इसलिए इसे हरित लवक कहते हैं। और यह पौधों में भोजन का निर्माण करती है। फिर उसके बाद वर्णी लवक, और इसमें वर्णी लवक में फूल और फल का रंग का निर्धारण होता है। देखिए, जब पौधा पौधों में जब फल लगता है, पुष्प अलग-अलग रंग के लगते हैं, परंतु यदि सब चीज़ें पहले क्या होती हैं, हरी। जैसे हमारा टमाटर पहले हरा रहता है, फिर मेरे दोस्त वर्णी लवक, जिसमें जो है जब हमारा टमाटर पहले हरा रहता है, फिर उसके बाद लाल हो जाता है। इसी प्रकार से जो भी फल होते हैं पहले हरे होते हैं, फिर वे अपना-अपना जो है उनका जो रंग होता है, जो प्रकृति के द्वारा उन्हें प्राप्त होता है, पकने के बाद वह अपने रंग में उसे प्राप्त कर लेते हैं। फिर उसके बाद अवर्णी लवक, जो कि देखिए, अवर्णी अर्थात वर्ण मीन्स रंग, मतलब अरंग, जिसमें रंग ही ना हो। इसमें रंग विशेष रूप से नहीं रहता, क्योंकि इसमें सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, वो भी विशेष रूप से जड़ में। यह भोजन का संचय करती हैं। फिर उसके बाद आप सभी ने इनके बारे में पढ़ा, और आज हम विस्तार से यह चर्चा करने वाले हैं, जो
तो कोशिका में और से कोशिका के जो अवयव होते हैं, उनकी चर्चा आज की इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि आपके हम व्हाइट बोर्ड में आपको लिखे हुए चीज़ें नज़र आई। देखिए, हमने यह सोचा कि आपको लिखने में भी आसान हो या फिर आपको स्क्रीनशॉट आदि लेने में भी आसान हो जाए, इसलिए हमने जो है इसे लिखने का प्रयास किया। तो आज आइए हम लाइज़ोसोम से आज लाइज़ोसोम से अपने टॉपिक का आरंभ करते हैं। देखिए मेरे दोस्त, आप अपने जीवन में यदि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए और उस लक्ष्य की प्राप्ति तक आपको रुकना नहीं। आपको रुकना नहीं है, आपको बढ़ते हुए चले जाना है, अर्थात दिन पर दिन आपको अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ भाव, सच्ची निष्ठा से और दृढ़ भाव रखकर, विश्वास रखकर कि हम इस अपने इस टारगेट के लिए, अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति को अवश्य प्राप्त करेंगे और आप मेहनत करिए, जी-जान लगाकर मेरे दोस्त आपको सफलता आप पर सब कुछ अपना सफलता लुटा देगी और आप एक ना एक दिन आप निश्चित है आप सफल ज़रूर हो जाओगे। चलिए देरी ना करते हुए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए मेरे दोस्त, पीछे के देखिए मेरे दोस्त, कल से हमारा जो हमारा बचा हुआ था टॉपिक, उसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए लाइज़ोसोम लाइज़ोसोम इसकी खोज डी डुबे ने की थी। किसने की थी? डी डुबे ने। डी डुबे एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है लाइज़ोसोम की खोज की थी। मेरे दोस्त, लाइज़ोसोम को ही आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा होता है जो कि जल अपघटक होता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का प्रयोग कब करता है? जब कोई कोशिका बीमार होती है या फिर मृत कोशिकाओं के पाचन के लिए। मेरे दोस्त यहाँ जो लाइसोसोम होता है एक बॉस की भांति कार्य करता है। बॉस का मतलब ये होता है कि जैसे कोई कोशिका कार्य नहीं कर रही है या फिर कोई कोशिका बीमार है, कोई सेल्स डेड सेल यानी कोई कोशिका मर गई है कहीं पर, कहीं हमारे शरीर में चोट लगने के कारण घाव आदि हो गया है, यदि कोशिका मर गई है, तो उसी कोशिका का यहाँ जो है पाचन कर देता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम डालकर उसे पाचन कर देता है, उसका उसे नष्ट कर देता है। तो वही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जब कोई कोशिका कार्य नहीं करती, जिस प्रकार से जब कोई बॉस देखता है अपने मज़दूरों को, जो उसके मज़दूर होते हैं कार्य नहीं करते तो उसे निकाल देता है, तो सेम उसी प्रकार हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है लाइज़ोसोम भी निकाल देता है। यह प्रोटीन और ग्लूकोज़ को वसा के रूप में ऊर्जा जो है कोशिका को प्रदान कर देता है। इसकी आकृति जो होती है गोलाकार होती है मेरे दोस्त और अनियमित होती है। लाइज़ोसोम एक बार आप ज़रूर पुनः नोट कर लें, लाइज़ोसोम इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। डी डुबे ने इसकी खोज की थी। यह जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम निकाल देता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम निकाल कर जो मृत कोशिका होती है उसे स्वपचित के कारण श जो है इसे इसका पाचन कर देता है और इसका आकार अनियमित होता है। अनियमित आकार गोलाकार। यह जो है प्रोटीन और ग्लूकोज़ के रूप में ऊर्जा को कोशिका तक पहुँचाता है। फिर उसके बाद राइबोसोम। राइबोसोम की खोज पैलाडे ने 1905 में की थी। इसका निर्माण डीएनए और प्रोटीन से होता है। राइबोसोम का निर्माण डीएनए और प्रोटीन से होता है। इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। देखिए यह प्रोटीन और एंजाइम का संश्लेषण का कार्य करता है। इसका विशेष रूप से यह कार्य होता है कि यह प्रोटीन और एंजाइम का संश्लेषण करे, अर्थात उसे संश्लेषित करे और इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। देखिए, इसमें 2 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, एक 70S और एक 80S, जो कि आपने पीछे पढ़ा जो जब कोशिका के प्रकार की चर्चा हो रही थी तब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में 70S और यूकैरियोटिक में 80S। देखिए 70S जो होता है वो छोटी अविकसित कोशिकाओं में जो है पाया जाता है और 80S यह विकसित और बड़ी कोशिकाओं में पाया जाता है, जो कि पौधों में, पादप ऊतक में और जंतु ऊतक में यहाँ विशेष रूप से पाया जाता है। देखिए, जब आप इतना ही याद कर लेंगे मेरे दोस्त, इससे ही जिस दिन देखिए आज यदि आपका कोशिका का चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो जब हम कल प्रैक्टिस इसकी कराएँगे तो मेरे दोस्त आप इस थ्योरी से मिलाना और आपने क्वेश्चंस को मिलाना। हर एक क्वेश्चंस आपके इस कोशिका के सेल से
जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मेरे दोस्त, सब क्वेश्चंस आपके पकड़ाएँगे और आप सब क्वेश्चनों को करेंगे भी। फिर उसके बाद मेरे दोस्त आता है केंद्रक। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी मेरे दोस्त? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की थी। देखिए मेरे दोस्त, केंद्रक में यह 4 प्रकार का होता है। 1, 2, 3, 4। देखिए, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। देखिए, केंद्रक द्रव जिसे न्यूक्लियोप्लाज़्म कहते हैं, मेरे दोस्त इंग्लिश वाले लिख लें न्यूक्लियोप्लाज़्म। फिर उसके बाद केंद्रिका इसे न्यूक्लियस कहते हैं, इसे मास्टर सेल भी कहते हैं, इसी में आरएनए और डीएनए भी होता है। और फिर उसके बाद एक होता है क्रोमैटिन तंतु। कोशिका में क्या होता है मेरे दोस्त? क्रोमैटिन तंतु। यह क्रोमैटिन धागे धागा कहते हैं, इसे कहते हैं। यह धागे और जाल के रूप में होता है, जो कि डीएनए से बना होता है। धागे और किसके रूप में मेरे दोस्त? जाल के रूप में होता है, जो कि डीएनए से बना होता है। केंद्रिका झिल्ली, जो कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या प्रोटीन और वसा से बनी होती है। यह आने वाले द्रव पदार्थों का नियंत्रण करती है। जब कोई पदार्थ अंदर या बाहर होता है तो जो केंद्रिका झिल्ली होती है, वह उसे नियंत्रित कर देती है, अर्थात किस पदार्थ को अंदर आना है और किसको नहीं आना है, किसको बाहर जाना है, यह उसी का ही नियंत्रण करती रहती है। और मेरे दोस्त, जो क्रोमैटिन तंतु होते हैं, उसमें केंद्रक को कोशिका कंट्रोल रूम भी कहा जाता है। केंद्रक को ही कोशिका कंट्रोल रूम कहा जाता है। यह आनुवांशिक पदार्थ और लक्षणों की वंशागति करती है। कौन? क्रोमैटिन धागे। इसे विशेष लक्षण यही होते हैं। फिर उसके बाद मेरे दोस्त आता है क्या? गुणसूत्र, क्रोमोसोम। क्या होता है? क्रोमोसोम। देखिए मेरे दोस्त, गुणसूत्र जो कि मानव शरीर में 23 जोड़ी होती है, 46। कितने मेरे दोस्त? 23 जोड़ी, 46 गुणसूत्र मानव में पाए जाते हैं। हम एक वीडियो यह भी लाएँगे कि किस-किस में कितने-कितने गुणसूत्र होते हैं, मटर में, जानवरों में, पौधों में, सब की चर्चा एक नए वीडियो में करेंगे। देखिए, जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र की खोज जो है स्ट्रासबर्गर ने की थी। किसने की थी मेरे दोस्त? स्ट्रासबर्गर ने। और इसका नाम वाल्डेयर नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसका नाम दिया था क्रोमोसोम। गुणसूत्र यह जो है आनुवांशिक सूचना का वाहक होता है। देखिए, जेनेटिक्स का वाहक होता है मेरे दोस्त। जैसे हमारे माता-पिता के रूप, रंग रूप और रंग को यह जो है वो आनुवांशिक, जो भी हमारे आनुवांशिक लक्षण होते हैं, उसका यह वाहक है। वह एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाता है। फिर उसके बाद मेरे दोस्त इसी में आता है जीन और एलील। क्या होता है? जीन और एलील। फिर उसके बाद मेरे दोस्त हम पढ़ते हैं डीएनए। देखिए, डीएनए और आरएनए को विशेष रूप से आप इसका फुल फॉर्म ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि डीएनए और आरएनए से संबंध देखिए, डीएनए और आरएनए का सीधा-सीधा, खड़ा-खड़ा क्वेश्चन मेरे दोस्त परीक्षा में पूछ लिया जाता है। जिस दिन प्रैक्टिस होगी, उस दिन आपको मैं दिखाऊँगा कि कौन-सा क्वेश्चन्स किस डेट को पूछा गया और किस एग्ज़ाम में पूछा गया। जैसे देखिए, डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसकी खोज जो है फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी। यह द्विकुंडलीय मॉडल होता है। द्विकुंडलीय मॉडल मेरे दोस्त वाटसन और क्रिक ने दिया था। किसने दिया था मेरे दोस्त? वाटसन और क्रिक ने। यह आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करता है। कौन? डीएनए। देखिए मेरे दोस्त, वही डीएनए है, जैसे कहीं पर मर्डर हो जाती है या फिर चोरी हो जाती है बड़े-बड़े ऑफिस बैंक में, तब हमारी डीएनए फिंगरप्रिंट से यदि कहीं हम किसी भी चीज़ को स्पर्श कर लेते हैं, यदि यदि हम किसी भी चीज़ को स्पर्श कर लेते हैं, चाहे मर्डर के केस में, चाहे जिस केस में हो, जब जो मर्डर करने वाला होता है, यदि उसकी कोई-सी भी कहीं पर भी स्पर्श की यदि फिंगरप्रिंट यदि डीएनए मिल गई, तो निश्चित है वह पकड़ा जाएगा। तो क्यों पकड़ा जाता है? क्योंकि उसी डीएनए के कारण मेरे दोस्त, वही डीएनए जो है, और यह नाइट्रोजन युक्त क्षार से बना होता है। किससे मेरे दोस्त? नाइट्रोजन युक्त क्षार से बना होता है। देखिए, इसमें जो है एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। देखिए, एटीजीसी इसे आप इस प्रकार से रिलेट करना। देखिए, यह बंध पूछा भी जाता है, हाइड्रोजन बंध से बने होते हैं। किसमें? डबल 2 बंध होते हैं, किसमें 3? देखिए, आपको याद कर लेना है एटीजीसी। ए से एडेनिन, थाइमिन और जी से गुआनिन, सी से साइटोसिन। इस प्रकार से मेरे दोस्त यह ट्रिपल बॉन्ड से बना होता है। फिर उसके बाद मेरे दोस्त आता है आरएनए, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसकी भी खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिस्चर ने।
किसने की थी मेरे दोस्त? मिस्टर फ्रेडरिक मिस्चर ने। देखिए, इसमें जो है आपने पढ़ा इसमें क्या पढ़ा? एटीजीसी। देखिए, एटी एटीजीसी उसमें पढ़ा, तो इसमें मेरे दोस्त यूसी पढ़ लेना। देखिए, एडेनिन, थायमिन, यूरेसिल और साइटोसिन यह होता है। इस प्रकार से मेरे दोस्त इसमें जो है होता है आपको जहाँ भी राइबोस जो है आरएनए दिखाई दे वहाँ पर आपको जो है मेरे दोस्त यूरेसिल कर देना है। फिर उसके बाद मेरे दोस्त आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड इसकी खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी और इसमें यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है मेरे दोस्त? यूरेसिल। यह भी जो है ये सिंगल मॉडल होता है। कौन-सा मॉडल होता है मेरे दोस्त? सिंगल हेलिक्स मॉडल होता है और यह भी उसी प्रकार से नाइट्रोजन युक्त क्षार से बना होता है। देखिए यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 एक एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। मेरे दोस्त जो एमआरएनए होता है यह अमीनो अम्ल की पहचान करता है। किसकी? अमीनो एसिड की पहचान करता है हमारे शरीर में अमीनो एसिड की पहचान करता है। कितने अमीनो एसिड की हमारे शरीर में आवश्यकता होती है, कहाँ पर आवश्यकता होती है इसकी यह पहचान कर लेता है। फिर उसके बाद मेरे दोस्त जो है आता है टीआरएनए अर्थात टीआरएनए मीन्स ट्रांसफर आरएनए। यह जो है संदेश वाहक के रूप में कार्य करता है, संदेश वाहक के रूप में कार्य कर देखिए एमआरएनए मैसेंजर यह मैसेज देता है किसको? टीआरएनए को और टीआरएनए इसे ट्रांसफर कर देता है किसको मेरे दोस्त? आरआरएनए राइबोस आरएनए आरआरएनए को ट्रांसफर कर देता है जिसमें प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से मेरे दोस्त कोशिका का यह चैप्टर आज से आपका समाप्त हुआ। आशा और उम्मीद है कि आप इसे सीखेंगे और पूरे विश्वास से मैं कहता हूँ यदि आपने इसको गहराई से यदि अध्ययन किया होगा, जितना हमने बताया है, मेरे दोस्त आपके सब क्वेश्चन पकड़ाएँगे, सारे के सारे क्वेश्चन आप ज़रूर से ज़रूर बनाएँगे। मेरे दोस्त कहो तो मैं इसके कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी आपके सामने करूँ और निश्चित है आप उन क्वेश्चनों को देखेंगे कि किस प्रकार से यह क्वेश्चन्स बनते हैं। मेरे दोस्त देखिए लाइज़ोसोम आप इसमें से मेन जो है आप सबसे महत्वपूर्ण यह होता है क्या? आत्महत्या की थैली। इसे आप ज़रूर याद कर लेना, इसे सुसाइड बैग भी क्या कहते हैं? सुसाइड बैग भी कहते हैं, आत्महत्या की थैली। मेरे दोस्त इसको आपको ज़रूर याद कर लेना है क्योंकि यह हर एक परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? राइबोसोम। किसे कहते हैं आत्महत्या की थैली? लाइज़ोसोम। फिर उसके बाद मेरे दोस्त इसमें क्या भरा होता है? इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा होता है। आप विशेष रूप से इन 2 प्रश्नों को आप ज़रूर याद करना। ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु आप इसे भूलना मत। फिर उसके बाद राइबोसोम में आपको इसकी खोज पैलाडे ने की थी 1905 में, इसको आप ज़रूर याद कर लेना और मेरे दोस्त इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? प्रोटीन फैक्ट्री। या जो है वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद मेरे दोस्त आप इसे भी जो है याद कर लेना और इसको भी क्योंकि ये वेरी वेरी वीआई वे जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद मेरे दोस्त इसमें 70s और 80s पाया जाता है। फिर उसके बाद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में मेरे दोस्त रॉबर्ट ब्राउन जी को याद कर लेना क्योंकि कई बार प्रश्नों में पूछा जाता है कि जो है केंद्रक की खोज किसने की थी? तो आपको इसमें बता देना होगा रॉबर्ट ब्राउन ने। इस प्रकार से जो है प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद मेरे दोस्त आनुवांशिक सूचक सूचना का वाहक कौन होता है? जीन। फिर उसके बाद मेरे दोस्त जो डीएनए होता है, डीएनए डीएनए का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, डीएनए का फुल फॉर्म और मेरे दोस्त इसकी खोज किसने की थी? इसको भी पूछा जाता है डीएनए में और द्विकुंडलीय मॉडल किसने किया था? मेरे दोस्त वाटसन और क्रिक। यह देखिए यह पूरा आपका डीएनए देखिए डीएनए जिस प्रकार से जो है बड़ी-बड़ी घटनाओं को पकड़ने के लिए शातिर से शातिर चोरों को, शातिर से शातिर हत्यारों को पकड़ने के लिए यह डीएनए ही अकेला काफ़ी है, जो कि उसे सज़ा दिलवा सकता है, चाहे जिस भी कैटेगरी का वह अपराध क्यों ना किया हो। उसी प्रकार से मेरे दोस्त डीएनए ही परीक्षाओं में भी बड़ी-बड़ी परीक्षाओं में डीएनए से क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। जिस प्रकार से शातिर अपराधी को यहाँ पकड़ता है, उसी प्रकार से यह शातिर से शातिर क्वेश्चन भी बनता है मेरे दोस्त। इसको आप ना भूलना। और आरएनए मेरे दोस्त आपको आरएनए में भी जो है आपको राइबोस न्यूक्लिक एसिड आपको इसको भी मेरे दोस्त नहीं भूलना है।
राइबोज़ न्यूक्लिक एसिड इसको तो आपको भूलकर भी मेरे दोस्त नहीं भूलना है। देखिए राइबोज़ न्यूक्लिक एसिड इस प्रकार से मेरे दोस्त आपका यहाँ जो है कोशिका का चैप्टर समाप्त हुआ। अब देखिए कुछ क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। मेरे दो मेरे दोस्त तो कुछ पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? यह प्रश्न आपका रेलवे की परीक्षा में पूछा गया है। आप एक बार इसका प्रश्न कमेंट में ज़रूर बताएँ। देखिए, इस प्रकार से पूछा जाता है प्रश्न, फिर उसके बाद आपका प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई की संरचना क्या है? मेरे दोस्त प्रोकैरियोटिक जिसमें हमने आपको बताया था 50s और 30s कितने 50s और 30s हमने आपको बताया था। फिर उसके बाद मेरे दोस्त इस प्रकार से आता है जब एटीपी टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल के द्वारा उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है मेरे दोस्त? 30.5 किलोमोल। और एक प्रश्न आपका यह भी बनता है मेरे दोस्त कहाँ से? एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम से कौन-सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधि के जहरीले प्रभाव को खत्म करता है मेरे दोस्त अंतःप्रदव्य जालिका। कौन अंतःप्रदव्य जालिका? उसमें कौन-सा भाग करता है एसईआर या आरईआर? मेरे दोस्त एसईआर करता है। कौन-सा? एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और फिर मेरे दोस्त इसमें से और भी क्वेश्चन्स आपके जो पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कोशिका के घटक के रूप में प्रोटीन का कारखाना मेरे दोस्त हमने अभी अभी आपको पढ़ाया कि प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है तो राइबोसोम को कहा जाता है। इस प्रकार से कोशिका से प्रश्न पूछते हैं। फिर कल हमने पढ़ाया था माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। और फिर आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। स्लाइडर और स्वान ने स्लाइडेन और स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं है मेरे दोस्त? यह विषाणुओं पर इनका सिद्धांत नहीं लागू है। फिर सबसे पहले हमने आपको बताया था कि कोशिका की खोज किसने की थी मेरे दोस्त? तो उसमें आप आता है क्या किस प्रकार से क्वेश्चन पुट अप किया जाता है, रॉबर्ट हुक के द्वारा किस प्रकार की कोशिका की खोज की गई? मेरे दोस्त तब आपको बताना है रॉबर्ट हुक के द्वारा निर्जीव कोशिका की खोज की गई थी। वह भी किसके द्वारा? कार्क के निरीक्षण के द्वारा। इसी प्रकार से मेरे दोस्त फिर उसके बाद सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। इसी प्रकार से राइबोसोम बना होता है प्रोटीन से। तो मेरे दोस्त कल हम क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्त आप अपने जीवन में यदि सफलता की सीढ़ियों को चढ़ना चाहते हैं, तो आप अपने एक छोटे-छोटे प्रयासों से ही एक दिन आप बड़ा प्रयास कर देंगे। छोटे-छोटे प्रयासों से आप बड़े से बड़े मुकाम को आप प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।